नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान 2024 की राजनीति की गोलबंदी का समीकरण पिछले 20 दिनों के अंतर्गत हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपके तक पहुंचाने की कोशिश की। इसमें सबसे बड़ा जो हम लोगों ने फैक्टराइज कर बात को सामने रखा या महसूस किया, उसमें दो चीज़ यह दिखा कि लोकसभा का चुनाव अपनी जगह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग निभाता है और उसका योगदान रहता है, लेकिन हम इन चीज़ों को भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि लोकसभा की राजनीति के अंतर्गत पिछला 5 साल का कार्यकाल किसी की सरकार में किस तरीके का रहा, यह मायने रखता है। आज हम लोग जिन मुद्दों की बात करेंगे, रघुवर दास के 5 साल के सरकार के बनाम जेएमएम की 5 साल के हेमंत की सरकार। चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक संतोष दुबे जी। पहले तो आपका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। 24 साल का झारखंड हो गया और हर पार्टियां कहीं ना कहीं एक बेहतर घोषणा के साथ राजनीति स्तर पर लोकसभा का चुनाव 14 का 14 सीट को क्रैक करने में लगी है। क्या कुछ कहेंगे उन घोषणाओं को जिसके बदौलत पर पिछला 24 साल का समीकरण देखा गया? देखिए सर, झारखंड जो है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे आप तो सब एक जो टैगलाइन जिसको बोलते हैं तकिया कलाम हो गया है कि जल जंगल जमीन। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर जाइए, जल जंगल जमीन का नारा वो लोग लगाएंगे। अभी एक चीज़ बताते हैं, अभी इस गर्मी के मौसम में पूरा का पूरा झारखंड आपका पानी के समस्या से जूझ रहा है। पूरा झारखंड एक एक कोना, ठीक है। जल का ये हो गया। अब आइए जंगल पर। जंगल झारखंड में पिछला 24-25 साल में जो जंगल का जो कमी आया है, तो सरकार कहती है कि भाई 33% जंगल आपके राज्य में होना चाहिए, घट करके अभी 27% पे आ गया। मतलब यहाँ भी करीब 6-7% का डिफरेंस है। आपका जल हो गया, आपका जंगल हो गया, अब बचा आपका ज़मीन। ज़मीन पे आप लोग सीएनटी और एसपीटी का ताला मार के बैठ गए हैं। ना आपके पास जल बचा, ना जंगल बचा और ना ज़मीन बचा। और आप बाहरी भीतरी का राजनीति करते रहिए, आप भी अंधेरे में रहिए, बाहरी वालों को भी रखिए। ना आप आगे बढ़िए, ना किसी को बढ़ने दीजिए। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे एग्रीकल्चर को लेकर? मुझे लगता है पहले अगर खेतीबाड़ी झारखंड में देखा जाए या वर्तमान में खेतीबाड़ी का जो रेशियो है, या बढ़ा या घटा या लगातार घटते और ही अग्रसर। ठीक है सर, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, झारखंड में जितने नेता लोग हैं ना सर, जितना यूट्यूबर नेता लोग घूम रहा है, आप भी देखिएगा, लंबा लंबा सब बात बोलता है। वास्तविकता में अगर झारखंड का अगर विकास का अगर बात पूछने जाइएगा ना सर, तो कुछ नहीं, खाली आप बाहरी को गाली दीजिए, अपना अपना चेहरा चमकाइए, आप विधायकी बनिए, मंत्री बनिए और हवाई जहाज में घूमिए। यही सबका मतलब इंटरनल सोच यही है सर। मतलब भले एक असेसमेंट तरीका बन गया। नहीं, हम आपको बताते हैं, सबका सोच इंटरनल ये है कि मेरा भला कैसे हो जाए। पब्लिक, हम आपको बताते हैं, कोई भी आए कोई भी जाए, पब्लिक हमेशा पहले भी परेशान थी और आज भी परेशान रहेगी। हम आपको बताते हैं सर, आप ज़रा सोचिएगा, रघुवर जी के सरकार में लोग, आज रघुवर जी को बहुत सारे लोग उनको भला बुरा बोलते भी हैं, लेकिन उनके टाइम में एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ था 17% था। जेएमएम के इस कार्यकाल में 4.5 साल के कार्यकाल में देखिएगा तो 13% हो गया। मतलब एग्रीकल्चर में 4 से 5% का डिक्लाइन हुआ, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाया। आप आइए। अच्छा, क्या हम मान सकते हैं कि 4.5 साल में तो 2 साल जो कोरोना का हवाला दिया जा रहा पार्टी की तरफ से, उसके कारण डिक्लाइन रहा या वाकई लोग इंटरेस्ट नहीं लिए इस फील्ड में? देखिए, बात को समझिए, झारखंड में जो खेती होता है सर, बात को समझिएगा, झारखंड का टोटल भूभाग जो 79,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, उसका 16% भूभाग पे ही खेती होता है। और 16% जो भूभाग पे जो खेती हो रहा है, उसमें साल में एक बार होता है। उसके बाद जो झारखंड का टोटल ज़मीन का 6% ही ऐसा ज़मीन है जहाँ पे सालों भर खेती होता है। तो आप समझिए कि आपका एग्रीकल्चर का कंडीशन क्या रहा होगा। आप बिहार जाइएगा तो बिहार में 60% ज़मीन है, 50 से 60% पर ज़मीन पे 12 महीना खेती होता है। तब तो वहाँ के लोगों को उतना, झारखंड में कोई इंडस्ट्री बेस्ड वाला बात नहीं है, फिर भी बिहार सस्टेन करता है, एग्रीकल्चर के दम पे करता है। आप यहाँ एग्रीकल्चर ना खुद करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। बोलता है यहाँ पे, हम सुनते हैं, अरे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। 24 साल से तुम लोग कहीं नहीं किया भाई सिंचाई की व्यवस्था, क्या करके आ देगा? मंगल ग्रह से कोई आदमी आके आपको करके देगा जी? बिल्कुल। अच्छा, चलिए स्मॉल इंडस्ट्री को लेकर भी बात करें। अगर स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री की बात करें तो रघुवर सरकार और वर्तमान में जो जेएमएम की सरकार रही, देखिए क्या कुछ कारण रहा कि हमेशा डिक्लाइन की और ही ग्राफ दिख रहा है? देखिए, अभी हम भी झारखंड इकोनॉमिक के सर्वे का एक रिपोर्ट पढ़े थे 2023-24 का जी। इतना परिस्थिति खराब है झारखंड का सर, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और यहाँ पर पूरे झारखंड में देखिएगा, खाली जयराम महतो का बाहरी भीतरी का राजनीति चल रहा है। हम पूछते हैं मेरे भाई, आज आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की आप बात कर रहे हैं, जनता को नहीं पता है, हम बताते हैं। माइक्रो
इंटरप्राइज वो होता है जो 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है, बिल्कुल। स्मॉल वो होता है जो 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है, और मीडियम वो होता है जो 250 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करता है। रघुवर जी के टाइम में कुल टोटल 96 ऐसा इंडस्ट्री थे जो 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लेकर के आए थे। आज 4 से 5 साल में बाहरी भीतरी का राजनीति हुआ, आज वो 96 से घट के 17 हो गया, वो भी 17 भाग जाएगा, वो भी मतलब वो भी झारखंड में इंडस्ट्री नहीं लगाने जा रहा। अच्छा, क्या कुछ कारण रहेगा? किसी एक सरकार को तो हम इसको दोष नहीं दे सकते ना, इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारा फैक्टर होगा जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में या इंडस्ट्री को रन करने में दिक्कत हो रही है। देखिए सर, इसमें झारखंड को, वही हम बात कर रहे थे, अपने मित्र से बात कर रहे थे कि झारखंड का समुचित विकास अगर करना है तो क्या एक हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए। हम बोले कि देखिए, जब तक आप झारखंड, दुनिया का कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, बिना इंडस्ट्री लगाए वो डेवलप नहीं किया। इतिहास तो यही कहता है सर। आप जयराम का भाषण सुन लीजिए, जयराम जी बोलते हैं कि हम इंडस्ट्री नहीं लगने देंगे, हमारा जमीन तुमको ऐसा तो नहीं कह रहे कि लगने नहीं देंगे, लेकिन लगने के बाद एक औद्योगिक नीति वो मांग रहे हैं। उद्योग नीति आप कब बनने दीजिएगा? पहले तो आपका जमीन का जो लैंड एक्विजिशन का जो रूल है, जो लॉ है, उसको तो आप चेंज नहीं करा सकते। ये बोलता सांसद में जाएंगे, संसद भवन में जाएंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे। अरे भैया, तुम्हारा ऐसा आवाज़ उठाने ढेर आदमी है वहाँ पर, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। एक वो सिंगल सांसद वहाँ बन करके जाएंगे तो क्या कर लेंगे आप झूठ मूठ को जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम इनको कितना बार समझाने की कोशिश भी की, ये सर आप झारखंड में हैं, झारखंड के लोगों के लिए काम कीजिए। आपको सांसद भवन पहुंच करके आप दुनिया को दिखाने जाइएगा ना। आप, अरे दुनिया में कोई भी शुरुआत करता है राजनीति करना था तो पहले घर को ठीक करता है। आपको घर है अंधेरा में है, आप दिल्ली जाइएगा, आप हवाई जहाज में घूमिएगा, एसी रूम में आप रहिएगा, तो जैसे जनता तो आपका भाई अंधेरे में रह जाएगा। तो जो ग्राफ आप बता रहे हैं, मतलब खेती में भी गिरा है, इंडस्ट्री में भी गिरा है, तो पर कैपिटा इनकम में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पर कैपिटा इनकम का तो हिसाब हो गया सर। अब आपको डेटा, जब झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ में अलग हुआ, बात सही है। झारखंड 2000 में इसका पर कैपिटा इनकम के मामले में झारखंड का 26वां स्थान था। इस 2000 में 26वां रैंकिंग था। आज इसका रैंकिंग 25 है, मतलब 24 साल में केवल एक पायदान ऊपर है। हाँ, और छत्तीसगढ़ जो 24वां स्थान पे था 2000 में, आज 19वां पायदान में है, मतलब 5 पॉइंट आगे बढ़ा है। ठीक है, पर कैपिटा अच्छा, कहीं ना कहीं यह मान के चले कि उसका उद्योग नीति या संरचना नीति या फिर वहाँ विस्थापन नीति कहीं ना कहीं नहीं, वहाँ पर जयराम मातो ऐसा नेता नहीं है, इसलिए वहाँ विकास हो रहा है। मेरा कहना है कि नीति फ्लैक्सिबल हो। देखिए, अब बात को फ्लैक्सिबल बनाया जाए या नीति को पूरा हार्ड बनाया जाए, सबसे कंसिस्टेंट। रघुवर जी को पता नहीं, हम तो रघुवर जी के ज़्यादा बड़े फैन तो नहीं है, लेकिन भाजपा का फैन लग तो रहा। नहीं, सुन तो लीजिए मेरा बात। भाजपा की जो विकास की जो नीति है, अभी आप देखिएगा, अभी योगी जी से पहले फडणवीस जी थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके टाइम पे सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया जुगलबंदी चल रहा था, बहुत ज़्यादा डबल इंजन की सरकार वाली जो बात बोल सकते हैं। जी, आप बोल सकते हैं। तो वो वहाँ पर जो काम हुआ फडणवीस जी के टाइम पे, बहुत बढ़िया काम हुआ। और जैसे ही योगी जी आए, मुख्यमंत्री बने, आप सोच नहीं सकते सर, यूपी जैसा राज्य को सुधारना और विकास की बड़ी चुनौती रही होगी। आप समझे सर, पर टूरिज्म के मामला में गोवा को पटकनी दे दिया सर। गोवा को अगर टूरिज्म आप हरा दे रहे हैं ना सर, तो छोटा मोटा बात नहीं है सर। 7 से 8 करोड़ लोग पहुंचते हैं, और आज वही आदमी घूम के यूपी पहुंच रहा है। आप बोलते हैं कि राम जी आए तो क्या करेंगे? राम जी आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे, तो शुरुआत है टूरिज्म। अच्छा, झारखंड में टूरिज्म आज कहाँ? झारखंड में टूरिज्म तो सर वहाँ पर झारखंड हम सोना झारखंड वाला नहीं, जब कोई तो लग रहा है बिल्कुल नहीं, यहाँ के लोगों को लगता है हमर सुंदर झारखंड। बाहर के तो लोगों को लगता है कि भैया वहाँ जाएंगे तो भैया हमको तो फिर नक्सली है, गुंडई है, लूट मारा पारन सब कुछ है यहाँ पर। क्या आएगा आपके यहाँ पर घूमने के लिए? मतलब आपको लग रहा है कि पर कैपिटा इनकम लगातार तेजी से जो डिक्लाइन की ओर है, कहीं ना कहीं सरकार का मनसा भी कमजोर रहा क्या? देखिए सर, हम आपको बोल रहे, ये सब बोलने का चीज़ नहीं। आप जेएमएम सरकार का, गठबंधन सरकार का पिछला 4.5 साल का कार्यकाल देख लीजिए। जिस प्रकार से अभी माइनिंग का बात बता रहे थे हम जी, माइनिंग का ग्राफ रघुवर जी के टाइम पे 10% था और आज 8% हो गया, 2% का गिरावट हुआ है। हम आपको बताते हैं कि झारखंड में 2-3 साल में नहीं भी होगा ना सर, तो कम से कम 1 लाख टन कोयला का चोरी हुआ होगा। 1 लाख टन कोयला, उसका रेवेन्यू, उसका टैक्स, राज्य और केंद्र दोनों का रेवेन्यू में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखेगा इससे। अभी इस बात को समझिए, धनबाद का जो डीएमएफटी है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनल ट्रस्ट, जो टोटल रेवेन्यू जनरेट करती है तकरीबन 6,500 करोड़ के आसपास में करती है सर। सीपी चौधरी बड़ा दिखा रहे हैं कि अपने किताब में बड़ा काम किए हैं वो। सीपी चौधरी तो काम कर देखिए, आम जनता लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि डीएमएफटी से जो काम सीपी चौधरी की अनुशंसा में हुआ वो धरातल में दिख रहा है। अरे सर देखिए, धरातल पे कैसे नहीं दिख रहा? आप हर घर नल योजना जाके देखिए, ऑलमोस्ट हर विधानसभा में 50% घरों में पाइप बिछ चुका है। इस कार्यकाल में पाइप बिछा है, अगला कार्यकाल में पानी भी पहुंचेगा।
जयराम बाद माँ तो एक क्या घर में कार्यकाल पानी में पहुंचा एक देगा जी। कार्यकाल में आप लोग पानी पाइप बिछाइए, अगले कार्यकाल में पानी दीजिए, तीसरे कार्यकाल में आप लोग बिजली का प्रॉपर सप्लाई होगा तब पानी आएगा। ये सब नहीं लग रहा कि एक आम जनता के साथ छलावा वाली नहीं बात देखिए सर, बात को समझिए, जब झारखंड अच्छा, में आप ये बुनियादी फंडामेंटल, एक मिनट, आप ये कुछ कहना चाह रहे थे अभी जो हमको लगा थोड़ा मिस कर गया। आप ऐसा करें कि सीपी चौधरी अगर आए हैं हाँ। तो सेकंड टाइम आप पानी आएगा, अगर वो नहीं आए तो पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हम नहीं लोग आएगा। बताते हैं। देखिए जयराम जी, अगर लोग, हम गिरिडीह की जनता को जो चुनाव जो वोट देने वाले हैं उनको सीधा सीधा मैसेज देते हैं कि भैया अगर आप गलत आदमी को चुनिएगा तो आपके यहाँ पर, आपकी विधानसभा में, आपकी लोकसभा में जो विकास का कार्यकाल या विकास का जो बुनियाद सीपी चौधरी जी रखे हैं वो सारा काम 5 साल के लिए ठप हो जाएगा। जो अनाज आप लोग को मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। आपके साथ ऐसा हो सकता है, हम गारंटी नहीं, लेकिन इससे संभावना बहुत ज़्यादा। जो हर घर नल योजना का जो तहत तो जो आप पानी कह रहे हैं कि पहुंचने का केंद्र के संभावना साथ अगर ट्यूनिंग उस सांसद के गड़बड़ाएगा तो आपके साथ एकदम पूरा गिरिडीह के जनता को भोगना पड़ेगा सर। आज आप जितना जनता को चिढ़ा करके, आग लगा करके, बाहरी बिजली करके आज अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं सर, ये जीतने के बाद देखिएगा पूरा गिरिडीह की जनता पछताएगा। अच्छा, आपके दिमाग में जो जीतेगा तो नहीं। आपके दिमाग में जो टारगेट बना हुआ है कि जयराम जी के जीतने के बाद ये सारी समस्याएं खड़ा होगी, अगर उन्हीं के जगह मथुरा जी जीत गए तो क्या समस्या कम होगी क्या? दोनों के केस में देखिए, आपको सेंटर के साथ में ट्यूनिंग बिठा के चलना है सर। आप वैसे राज्य को देख लीजिए, जैसे केरला के एग्जांपल ले लेते हैं आप। केरला ने तो विधानसभा चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? जिसका केंद्र में रहेगा वही तो। नहीं, हम ये नहीं बोलते हैं कि, हम ये नहीं बोल रहे, हम ये बोलें कि अगर आपका केंद्र के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में आपका बढ़िया ट्यूनिंग बनता है, जरूरी नहीं कि उसी का पार्टी का हो। जैसे बीजेडी का देख लीजिए आप, उड़ीसा के जो जनता, उड़ीसा एक नवीन पटनायक जी का है, तो उनका जो केस, उनका डेवलपमेंट का ग्रोथ जाके देख लीजिए आप, अच्छा चल रहा है उनका। हालांकि जिस तरह से होना चाहिए रफ्तार में वैसा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उनका झारखंड से तो बहुत बढ़िया है। छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, इसके पहले तो कांग्रेस का ही सरकार था। अब कहाँ 1912 और कहाँ 2014 नहीं, अभी तो मतलब अभी जाकर के भाजपा का, इसके पहले तो कांग्रेस का ही था ना सर छत्तीसगढ़ में। वहाँ तो ठीक ठाक डेवलपमेंट हुआ, ठीक ठाक इंडस्ट्री आया, लोगों को रोजगार मिला, है ना। तो आपको सेंटर के साथ में टीम बिठा के चलिएगा तो फायदा होगा, नहीं चलिएगा तो फिर आपको आपके घर में, आपके विधानसभा में जो विकास की योजनाएं हैं वो सब रुकेगा। अच्छा, झारखंड उसमें अड़चने आएंगी। टाइम्स की आप बात कर रहे थे अभी, क्या कुछ ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था, राजनीति ढांचा बदलने से कभी कभी स्पीड बढ़ता है, कभी कभी स्लो हो जाता है? देखिए, अगर आपको राज्य में विकास चाहिए या राज्य का प्रगति आपको चाहिए तो आपको 3-4 चीज़ ठीक करना पड़ेगा सर। पहला, आपको पॉलिसी कैसे आप बनाते हैं, औद्योगिक पॉलिसी क्या है ना, एजुकेशन का पॉलिसी क्या है, एग्रीकल्चर का पॉलिसी क्या है, लैंड एक्विजिशन का पॉलिसी क्या है। ये सारा जब पॉलिसी अगर आप बनाते हैं और वो कितना समुचित है, सबको लेके चलते हैं, वो सारा चीज़ वो करने के बाद फिर आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि भैया आइए हमारे यहाँ निवेश कीजिए। आज झारखंड में सारे निवेशक भाग गए हैं सर, सारे निवेशक भाग गए। क्यों? क्योंकि अरे भैया हमारे पास पैसा, अगर मान के आप खुद ही अपने आप को इंडस्ट्रियलिस्ट मानिए, हम आपके राज्य में आएंगे और जयराम महतो ऐसा आदमी आकर के वहाँ घेर देगा मेरा इंडस्ट्री, हम 250 करोड़ रुपया लगाएंगे, अगले दिन आप मेरा फैक्ट्री में ताला मार दीजिएगा, तो हम काहे पैसा आपके यहाँ लगाएंगे? सोचने वाला बात। अच्छा, ये भी तो आपको मानना पड़ेगा, एक तरफ उन्होंने 10 से 12 करोड़ का मुआवजा भी दिलाया लोगों को, जहाँ तक लोग पहुँच 12 करोड़ का मुआवजा। सुनिए नहीं, देखिए दूसरी पार्टियां भी कहती है, कोई बोलता है मैंने 50 करोड़ दिलाया 10 सालों में, कोई बोलता 20 करोड़ दिलाया। इस तरह इनका भी एक आंकड़ा है कि आम आदमी की बात थी, आम दिलवा दिए। चलिए हम भी मानते हैं, इस चीज को तो पहले मान रहे कि नहीं? एकदम मान रहे। आप सुन लीजिए, अब आगे बोले हम। बिल्कुल। आप जयराम बाबू कहते हैं कि हम 12 करोड़ रुपया का मुआवजा दिलवाए। पिछला 3 साल में बाहरी भीतरी का आंदोलन से 250 करोड़ रुपया का जो इन्वेस्टमेंट करने वाली जो 96 कंपनियां थी, जो रघुवर जी के टाइम में कम से कम हर साल उतना कंपनियां आती थी, 96 कंपनियां आती थी जो 250 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट करती थी एक कंपनी। तो 96 कंपनी तो कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ, गुना कर लीजिए आप। वो आंकड़ा घट करके ये बाहरी भीतरी का आंदोलन के उपरांत जाके देखिए 17 गो है। अभी 17 कंपनी का ये एप्लीकेशन है जो इसी रघुवर सरकार के अंतर्गत ही विपक्ष ने एक बात रखा था, हाथी उड़ाने वाली। जब ऐसी बात थी तो उनकी सरकार गिरी क्यों? सरकार तो सर इनका आपसी, देखिए सरकार गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रघुवर जी उतने मतलब उस समय का पॉलिसी उतने पॉपुलर मुख्यमंत्री नहीं थे मेरे हिसाब से, है ना। जहाँ तक रहा भाजपा की इंटरनल तक नहीं बचा पाए थे, अपनी सीट तक नहीं बचा पाए थे। वो इन सारी चीज़ों को तो आपको दरकिनार करके तो आप नहीं चल सकते ना। जेएमएम की सरकार बनी थी तो एक बहुत बड़ा उम्मीद ये था कि मेरे पास एक नीति आएगा, मेरे पास अपना झारखंड का साँचा होगा, ढांचा होगा, रोजगार बढ़ेगा, स्कूल कॉलेज की संख्या बढ़ेगी। लेकिन क्या रहा? आप मेरा बात को समझिएगा सर। आप ये हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले वादा किया था कि सबको अबुआ आवास योजना में सबको घर देंगे, 3 कमरा का मकान देंगे, पंखा होगा, बाथरूम होगा, किचन होगा, बेडरूम होगा, सबको। आप 8 लाख एप्लीकेशन किया है सर अबुआ आवास योजना में। आप पूछिए 4 साढ़े 4 साल में कई ठोको अबुआ आवास योजना मिला, ठीक है।
मुख्यमंत्री बनने से पहले हेमंत सोरेन जी बोल रहे थे कि भैया हम 5,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। कई ठोकर मिला अभी तक आपको? आप बात को समझिए, आप खाली योजना बनाते हैं कागज पर, ठीक है। रघुवर जी तो हाथी उड़ाते थे, आप तो पूरा जनता को उड़ा दी हवा अच्छा, में। एक बात बताइए जो मुझे समझ में आया, रघुवर सरकार जी या हेमंत जी का जो गैप रहा घोषणा में, क्या उसके कारण जयराम महतो का उदय हुआ? क्या उन्हीं सारी लैकुना पॉइंट्स को लेकर जयराम महतो ने आम जनता के बीच में जगह बनाया क्या? एकदम सही बात। अब इसको बहुत बढ़िया आपका जवाब है सर। देखिए, जब किसी राज्य का निर्माण में जब 24 साल 25 साल जब समय बीत जाता है और जनता देखता है कि भाई कोई बदलाव नहीं होता है ना सर, तो एक चिंगारी तो सबके अंदर में होता है, हर किसी के अंदर होता है। स्थानीय में ज़्यादा होता है ये नहीं, स्थानीयता की बात नहीं है। आप बाहरी हो चाहे भीतरी हो, भैया डेवलपमेंट किसको नहीं चाहिए? अगर आज रोड बना है यहाँ पर, तो गाड़ी तो आप भी चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं, सबको आराम हो रहा है। आज पानी अगर आ जाएगा तो भाई सभी को आराम होगा। तो ये जो बात आप बोले कि जो 25 साल में जो झारखंड का विकास नहीं हुआ, जिसी के कारण जयराम महतो जी का उदय हुआ, कहीं ना कहीं ये सही है। लेकिन इसका जो नैरेटिव जो सेट किया गया, बाहरी लोगों को टारगेट करके ये पूरा आंदोलन को खड़ा किया गया, इससे आंदोलन तो खड़ा हो गया, लोग एकजुट तो हो गए, पर इससे झारखंड का कितना विकास होगा ये तो आने वाला समय ही आपको बताएगा। मतलब सीधी भाषा में आप कह रहे हैं कि 15-20 करोड़ रुपए आपने दिलाया और 250 करोड़ का निवेश चला गया। 250 करोड़ तकरीबन नहीं, जयराम बाबू नहीं खराब, कितना खराब किए होंगे ना, तो 22 से 25 हज़ार करोड़ रुपया का नुकसान करवाए होंगे झारखंड का। राजनीतिक स्तर पर अभी गिरिडीह के अंतर्गत जो उनकी गोलबंदी है या समीकरण है, उस भीड़ को कभी आप अकेले से तकिया पर सर रख कर जरूर सोचिएगा। देखिए, बात को समझिए, राजनीति में पॉपुलर राजनीति में लालू यादव से बड़े नेता नहीं है जयराम महतो, बात को समझिएगा। लालू यादव जी बिहार के राजनीति में जब आए थे तो बहुत बड़े नेता थे वो, लेकिन पूरे बिहार की जनता के लिए कितना विकास का कार्य किए वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बात को समझिएगा। तो कोई पॉपुलर अगर है तो जरूरी नहीं है कि विकास का परिपाटी वो आदमी लिख पाएगा या कर पाएगा, बात को समझिएगा। अच्छा, संसद पहुंचकर आपकी क्या उम्मीदें हैं जयराम महतो से? अगर सांसद के रूप में अगर सांसद पहुंच भी जाते हैं तो जैसे आम जनता का बहुत सारा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, 14 सीटें पर खड़ा हुई, 8 सीट पर इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन किसी सीट पर किसी भी उम्मीदवार से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन गिरिडीह की सीट पर सुप्रीमो खड़े हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसको क्या कुछ कहेंगे आप? सर, कितना बार हम इसको समझाते हैं, फिर से समझाते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। प्रारंभ तो किया, सुनिए मेरा बात। यदि कोई डाक सुने तो ना से तो एकला चलो, एकला तो एक तो बड़े तो तभी तो उम्मीद करेंगे कि दो होंगे। नहीं, देखिए केजरीवाल का आपने फैक्टर देखा था ना जी। एक आदमी पर तो सिंगल सर पार्टी वो खड़ी थी। नहीं, जब वो चुनाव लड़े थे, हम आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं सर। जब वो पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो पूरा 33 से 34 सीट लेकर के आए थे और गठबंधन की सरकार विधानसभा लड़ा था उन्होंने। जी बिल्कुल। सेकंड टाइम में उससे ज़्यादा सीट लेकर के आए और एक तरफा सरकार उन्होंने बनाया था। आप जयराम महतो के साथ जो लोग हैं, उनके लोग के साथ टीम टूट रहा है उनका सर। विकास महतो छोड़ के चले गए, राज पटेल छोड़ के चले गए, करण महतो छोड़ के चले गए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोकल यूट्यूबर पत्रकार जो थे, जो जयराम महतो के समर्थन में थे, वो लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। जयराम एक बड़ा फिगर है, बड़ा चेहरा है, बड़ा व्यक्तित्व है, बड़ा नाम हो गया है, और आप इन लोगों के छोड़ के जाने से क्या उनको कह रहे हैं कि उनको पॉलिटिकली डैमेज या वो खुद डैमेज महसूस करेंगे? नहीं, देखिए मुझे तो नहीं लगता। देखिए कहीं से होता है क्या है ना कि जब आप पहला बार आप राजनीति में उतरते हैं तो आप बहुतों को छाती पर चढ़ के नाचते हैं, किसी को चबाते हैं, किसी को उठाते हैं, ऐसा किए आप। अब क्या हो गया कि फल खाने का समय आ गया। आप 3 साल 2 साल मेहनत किए, फल पक चुका है, अब तोड़ के खाना है। तोड़ के खाना है तो कोई तो एक ही खाएगा, तो उसी में सब बोल रहा हम भी खाएंगे। और जयराम जी का जहाँ तक हमको समझ में आता है कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आगे किसी को आगे बढ़ने देंगे नहीं, सबका पॉलिटिकल असैसिनेशन करेंगे, राजनीतिक करियर सबका खा जाएंगे वो, और यही उनका सबसे बड़ा कमजोरी आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। आपको अंतिम 2024 की गोलबंदी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत घूमा, जगह जगह पर गए, आम जनता से मिले, उनके दर्द को जाना, समस्याओं को समझे। राजनीतिक पहले वाले राजनेताओं ने क्या किया, कुछ में रोष है, कुछ में एंटी इनकम्बेंसी का स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे हैं। दुबे जी क्या कहेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा? बिना नाम लिए अगर मैं पूछूं तो सांसद के अंतर्गत जो एक प्रॉपर फैक्टराइज सिस्टम होना चाहिए, क्या होना चाहिए तभी वो जीते? हम बताते हैं कौन हारेगा इसमें। अगर कोई हारेगा ना सर, इस लोकसभा चुनाव में अगर कोई हार रहा है तो वो जनता हार रहा है। बताते हैं कैसे। अभी आप झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट उठा कर पढ़ लीजिएगा सर। झारखंड में तकरीबन 98,63,710 नरेगा में काम करने वाले मजदूरों की संख्या है। एक्टिव तो मुझे लगता है 50% है, 44 के आसपास। मतलब जो काम जिनको अभी काम मिल रहा है वो 43 लाख लोगों के आसपास में जिनको काम मिल रहा है, बाकी के मजदूर घर में बैठे हुए हैं।
हम लोग खाली बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं, जयराम जीत जाएगा, सीपी चौधरी जीत जाएंगे, मथुरा महतो जीत जाएंगे। हम ये बोलते हैं कि कोई भी जीत जाएगा तो बाकी का जो 50% मजदूर जो घर में बैठा है उसको काम मिल जाएगा। उनके लिए कोई नैरेटिव सेंस नहीं दिख रहा। हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जब आपके पूरे झारखंड में 60 लाख के आसपास में राशन कार्ड है सर, पूरा प्रधानमंत्री जो अन्न योजना जो चलता है जिससे राशन पहुंचता है उनसे उनका घर चलता है। आप लोकसभा के चुनाव में तो हम शुरू से बोलते आए हैं कि भैया आप सेंटर को देख के वोट कीजिए, इससे सभी को फ़ायदा मिलेगा, बहुमत रहेगा तो अच्छी पॉलिसी बनेगी, सबके विकास के लिए काम में सरकार को आसानी होता है। अब जयराम बाबू का कहना कि एक सीट हार जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे भैया तुम एक सीट जीत के तुम क्या कर लेगा। अभी मोदी जी को देखिए, हम जानते हैं सर झारखंड का जनता जैसे भी हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता सर झारखंड के लिए। कि हम आपको बताते हैं अगर कुछ भी हो जाए जनता नरेंद्र मोदी को ही वोट देगी। आप देख लीजिएगा 25 मई के दिन आप जाके देख लीजिएगा, कमल खिलेगा तो खिलेगा और जनता इनको बोलेंगे भैया जयराम बाबू आप विधानसभा में आप आइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से दुबे जी ने अपना राजनीतिक विश्लेषण किया, मुझे लगता है ये एक तरफा इसको ना समझे। राजनीति का स्तर हमेशा ऊंचा है, ऊंचा था और ऊंचा रहेगा। विश्लेषण का स्तर हमेशा ऊंचले वाले पायदान से ही शुरू होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि झारखंड में कृषि का स्थिति क्या है, उद्योग की स्थिति क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री की स्थिति क्या है, पलायन की क्या स्थिति है, या यूं कहें सीधी भाषा में कि अगर सेम टाइम में झारखंड और छत्तीसगढ़ एक नए राज्य के रूप में उदय होता है तो विकास के पायदान पर कोई एक पायदान छलांग मारता है और कोई 5 पायदान। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हो विश्लेषणात्मक तरीके से हम लोग इसी तरीके से व्योम टीवी के पेज पर सदैव पारदर्शिता के साथ चीज़ों को आपके पास रखेंगे। और दुबे जी आपका हमेशा धन्यवाद रहेगा व्योम टीवी की तरफ से। जब भी हमने आपको याद किया है आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर। नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है सर, धन्यवाद।